राम राम। इन खबर हरियाणा देखकर लाग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कादिर और मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर और साथ में सोनू शर्मा जी। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजे जो है, हालांकि अगर हम पोल की बात करें तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आउंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो भाजपा के पक्ष में गया है। लेकिन अगर देखें तो हरियाणा के लोग इग्नू हैरान हो रहे हैं कि भाई यो रिजल्ट जो है यू कुकर चेंज हुआ है, या सत्ता जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे गई और कांग्रेस कैसे हार गई। बिल्कुल, सोनू शर्मा भी हमारे साथ हैं। तो बीजेपी की जीत की कहानी और असली कहानी तो नायाब कहानी से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पार्टी ने भी काम किया और कांग्रेस की हार का जो राज है वो भी खोलेंगे इस चर्चा में। आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के जो कमेंट है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, भाजपा जीती तो आखिरकार कैसे जीती, उसके अलावा जो ग्राउंड पर बहुत सी विधानसभाओं में रहते हैं सोनू, उनका नजरिया भी हो सकता है। और अगर आप लोग अपनी जो राय रखेंगे तो उसमें फिर हम एक अगला भी आपके साथ एक रिपोर्ट लेकर आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और आपकी जो राय है उसको कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। इन खबर हरियाणा की टीम, देखिए सीधे तौर पर मैं एक लाइन में इस पूरे इलेक्शन को कहूं तो जो पिच थी वो कांग्रेस के लिए सेट थी, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन बतौर पार्टी भी फेल रही कहीं ना कहीं कांग्रेस। और जिन लोगों के हाथ में कमान थी, किन लोगों के हाथ में कमान थी, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भानु खास तौर से कमानी, तो वन मैन शो तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सवाल उठने लाजमी है। और इस बनी बनाई पिच पर बैटिंग करके मैच जीत के अगर कोई ले गया तो वो भाजपा ले गई। कांग्रेस ने जितना शोर मचाया, भाजपा ने उतना ही साइलेंटली, उनके वोटर्स ने भी और भाजपा ने भी उतना ही साइलेंटली काम किया। बिल्कुल काम किया। और उस हिसाब से अगर सोनू सर से हम सवाल ले, भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो कारण अगर हम बोले सोनू सर, वो क्या कुछ रहे? क्या नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा में जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने कमान संभाली, तो क्या उनका जो धैर्य है लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से रिजल्ट रहा था, बराबर का सिक्का रहा था। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि अब की बार हाफ हुई है, फिर साफ हो जाएगी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जो कमाल कर दिखाया हरियाणा की राजनीति में, शायद ही आज तक मुझे लगता है किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। देखिए, तमाम न्यूज चैनल और हम मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि कल से ही नायब सिंह सैनी को एक क्रेडिट दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो काम किया है, नायब सिंह सैनी ने 56 दिन का जो काम है, और मनोहर लाल खट्टर ने भी जो 10 साल के करीब काम किया था उसमें है। लेकिन इसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो मेहनत है, जो बीजेपी के लिए एक संगठन है, काम करते हैं, आरएसएस जैसे संगठन है जिसने हरियाणा जैसे छोटे से राज्यों में करीब 16,000 छोटी बैठकें की हैं सर, ये आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो पकड़ है, जो बीजेपी जिस काम के लिए जानी जाती तो वो है, संगठन जो स्लीपिंग मोड में चला गया था बिल्कुल लोकसभा चुनाव में, आप सोनू एक नया प्रोस्पेक्ट लेकर आए हैं। और निश्चित तौर पर, और ये पहली बार ही किसी चर्चा में सुना होगा, संघ को कोई क्रेडिट उस हिसाब से दे नहीं रहा था। तो सोनू शर्मा का कहना है क्या 16,000 करीब 16,000 छोटी छोटी बैठकें की हैं। संघ जिसके लिए जाना जाता है, वो परिवारों से मुलाकात करता है, वो कस्बों में जाता है, गांव में जाता है, और 5 आदमियों की, 7 आदमियों की, 10 आदमियों की जो बैठक करता है, और संघ की तरफ से एक मैसेज देने की जो कोशिश की गई थी, मुझे लगता है वो सफल हुई है। संघ ने ये बताया लोगों को जाकर कि अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो एक जाट नॉन जाट का भी जो कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, अब की बार बीजेपी ने उसको फ्रंट पे नहीं खेला, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरा ये बताया गया था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो जो खर्ची पर्ची का जो मामला है ये भी गड़बड़ होगा। तो लोगों को जो संघ है या बीजेपी है वो समझाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। संघ के साथ साथ बीजेपी को भी इसमें क्रेडिट दो, क्योंकि बिल्कुल नायब सिंह सैनी साहब का खुद कहना था, एक इंटरव्यू मैंने किया तो सैनी साहब हुड्डा साहब के बारे में कह रहे थे। और मुझे लगता है कि अनिल विज साहब ने भी कहा था, एक लाइन पकड़ी थी कि भाई जो किसानों का मामला है, किसानों की जमीन है, किसान आज भी हुड्डा साहब को देखकर छिप जाते हैं और इनकी जमीनें खोस ली जाती हैं। तो ये एक लाइन तो कहीं ना कहीं डर दिखाने वाली है भाजपा के लीडर्स ने। बिल्कुल, जो बीजेपी ने सर, जिस हिसाब से बीजेपी ने जिस पिच तैयार की गई, कांग्रेसी वहां फंसते गए। लग ये रहा था कि कांग्रेसी वहां सिक्सर लगाएंगे। उम्मीद ये थी कि जैसे पहलवान जवान और ये मुद्दे जो बनाए गए थे, तो कांग्रेस को और जनता को भी कई जगह ये उम्मीद, जो माहौल था एग्जिट पोल में, वो लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ सिक्सर लगाएगी, लेकिन कांग्रेस वहां आउट हो गई। नहीं, कांग्रेस पे तो और चर्चा करेंगे, भाजपा की अब चर्चा कर लो, क्योंकि कांग्रेस के कारण कई हैं। बिल्कुल, और पूरे हजार हैं। भाजपा के लिए एक सवाल साथ ही ये आपको क्या लगता है, आपका भी सवाल है कि आपने भी तमाम जो पूरा चुनाव कवर किया और तमाम वीडियोस बनाए, भाजपा ने आखिरकार ऐसा क्या किया
जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें कल हमने एक वीडियो बनाई थी, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक में आप देख पाएंगे कि नायाब सरकार कैसे 6 महीने में कंप्यूटर ऑपरेटर बना। ये लिंक हम आप लोगों के साथ लगा देंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा भी देना। आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सर, हुआ कैसे? जिस हिसाब से नायब सिंह सैनी जो है लगातार जो है हरियाणा के फील्ड में जो है नजर आए, जनता के बीच में जनसभाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक खुद हालांकि इल्जामात लगाए गए बाद में कि रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर नहीं आए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से रैलियां हुई, यूपी के जो मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ, वो भी हरियाणा में नजर आए, और जो तमाम जो लीडर्स की जो ड्यूटी लगाई गई थी सर हरियाणा में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, तो जिन दिग्गजों को हरियाणा में प्रचार के लिए उतारा गया था, कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिला है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी लगातार जो हरियाणा में विकास की रफ्तार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियों का है, तो हरियाणा के लोगों पर, और फसल का सबसे बड़ा अगर मुद्दा उठाते हैं सर, तो 24 फसलों पर एमएसपी का जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने का काम किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को तमाम जो मुद्दे हैं इन पर भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास रहा। हालांकि फील्ड में कुछ और देखने को मिल रहा था, कांग्रेस की लहर कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, लेकिन जो एक्चुअल बात करें, अंदर की बात करें, तो हवा वो निकल भाजपा गई, की लहर है। तो थी सोनू, लेकिन हवा तो वो निकल गई। और जो स्वाति ने एक प्रोस्पेक्ट रखा, देखो एक योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा नहीं हो रही और वो साफ तौर पे कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे और जिस बिल्कुल तरह से यूनाइट हो जाओ, जिन बातों का मैसेज जाता है। और देखो अभी जो जो घटनाक्रम होता है ना, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी याद करना चाहिए। जो मेवात में जो पूरी विवाद हुआ था और जिस तरह की जो चीजें हुई थी वहां दो संप्रदाय के बीच में, उसको लेकर भी ये कहें कि कोई असर, कोई लाइन ना जाए। और जो मेवात से 2-3 लोगों के जो उनके कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब तो वो विधायक बन गए, उनके बयानों को भी पूरी तरह से वायरल होते हुए हमने देखा, मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और इसमें अगर हतीम की सीट भी आप जोड़ लें तो हतीम की सीट से भी कई तरह के जो विवाद थे, अब उसमें एजेंडा हो या सच्चाई हो ये तो हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुई तो कुछ ना कुछ चीजें वहां हुई थी। धमकी देने की बात हुई, एक ठोकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि फलानी चौकी पे ठोकर बाजेगी इतने बजे के बाद, फलानी ठोकर पे, फलानी चौकी पे, थाने पे आ जाओ, और मैंने पुराने लोग चिन्हित कर रखे हैं। तो मावन खान साहब खुद तो जीत गए होंगे, जीत का रिकॉर्ड बन गए होंगे, उसका मैसेज जाता है। और जो पुरानी घटना थी, क्या लोगों के जहन में भी थी वो? बिल्कुल। देखिए सर, ये एक कहावत है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देखती है। ये भी है कि चुनाव में जो भी बयान किसी ने दिया है पब्लिक देखती है, और पब्लिक ने हरियाणा चुनाव में जिस तरह से जनादेश दिया है उससे ये साफ हो गया है कि पब्लिक है वो धीरे से चोट मारती है, वो बोलती नहीं है। आप क्या बयान दे रहे हैं, पब्लिक ने सबका सुना, कोई रिएक्शन वोट के जरिए ही ऐसा किया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेवात नू का जिस तरह से क्षेत्र रहा है, वहां पे जिस तरह से हुआ है, ब्रजमंडल यात्रा, बिल्कुल ब्रजमंडल यात्रा है, तो कहीं ना कहीं देखिए हरियाणा में हम कह सकते हैं कि इतना नहीं चलता, लेकिन हिंदू मुस्लिम का थोड़ा कार्ड बीजेपी ने खेलने की कोशिश की पूर्वांचली है। वोटर्स को मत भूलिए ना आप, यूपी बिल्कुल बिहार के रहने वाले और गुड़गांव के लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों पर मुझे लगता है पलवल में भी हैं जहां तक मेरी जानकारी है। और गुरुग्राम को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, गुरुग्राम की प्रॉपर सीट हो या बादशाहपुर सीट हो, जो लाखों लाखों मतदाताओं वाली सीट है, बहुत मतदाता है। पानीपत में आपको जरूर मिलेगा, करनाल में आपको जरूर मिलेगा। और जिस सोनीपत गढ़ को कहा जा रहा था कि हुड्डा का गढ़ छिन गया, वहां प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहतक में, पानीपत में, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। और यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से लोग आकर वहां बसे हुए हैं, कई कई सालों से रह रहे हैं। और ये बड़ा मेरे को भी पता लगा था कि किसी ने बताया था कि ये जो क्षेत्र है, बीजेपी अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगाएगी तो उसका जरूर नतीजा मिलेगा। और वो वहां योगी आदित्यनाथ वहां सफल होते नजर आए और बीजेपी को उसका सीधा फायदा मिला। जहां तक रैलियों की बात है तो मुझे लगता है एक नारनौल छोड़कर, मुझे जहां तक याद है तो एग्जैक्ट याद नहीं, नारनौल छोड़कर जहां भवानी खेड़ा है, हांसी है, जहां भी योगी सफीदो है, योगी आदित्यनाथ ने रैली की है तो वो सफल हुई है और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने कोशिश की थी कि हिंदू को एकजुट करके दिखाया जाए, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे उन्होंने दिखाया था कि कांग्रेस कंपेयर भी करके दिखा था सर, जैसे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आएगी तो वहां क्या वादे करे, 370 की वापसी होगी। तो हरियाणा का जो वोटर्स है, नतीजा से लग सकता है भाई नाराज हो सकता है, लेकिन देश के जो मुद्दों हैं उनसे समझौता वो नहीं कर सकता, वो राष्ट्रवादी है। हरियाणा के जो लोग हैं, जिस तरह से सेना में भी ये हरियाणा सब के लोग हैं। हुआ तो 10 साल में जो प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, जो
पहचान पत्र की बात बिल्कुल। थी, वो कहाँ गए? आधार कार्ड या और बाकी लोगों में जो समस्याएं थी, पेंशन कटने का जो मुद्दा था, वो सब मुद्दे कहाँ और गए? देखिए सबसे ज्यादा पोर्टल पोर्टल को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल- पोर्टल को भी बड़ा मुद्दा जो है वो विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर जो है कांग्रेस मैं यानी एक कि बहुत विपक्ष बड़ा में कमेंट नजर पास आया। करूं क्या? जी मेरी बातचीत हो रही थी अपने पड़ोसी से, एक अंकल हैं, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया किसी सीट का बताया। उन्होंने कहा कि मैं जब वोट डालने गया ना, मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था, ना तो मैं कैंडिडेट को पर्सनली जानता था, नहीं जानता था, और मैं उदाहरण लेके नाम बताऊंगा नहीं, डिस्क्लोज करूंगा, मेरे एक अंकल हैं, और वो अंकल बोले कि यार मेरा जो हाथ है ना, ऑटोमेटिकली मैं ब्लैंक होके गया था, कुछ सोच के नहीं गया था, मेरा ऑटोमेटिकली हाथ जो सत्ताधारी पार्टी अब रिपीट कर रही है उसकी तरफ चला गया। मैंने कहा उसका रीज़न? कह रहा रीज़न तो मेरे भी ज़्यादा समझ में नहीं आया, कई जगह की बात, और वो खुद सरप्राइज हो रहा है दूसरी सीटों को लेके। अरे फलाना वाला कैसे जीत गया, अरे बल्लभगढ़ वाला कैसे जीत गया, अरे पलवल वाला कैसे जीत गया, लेकिन वो खुद अपनी कहानी क्यों व्याख्या कर रहा है? तो भाई जो एक विचारधारा हो या भाजपा का जो है, इतना छोटा असरदार खेल मत समझो इसे। उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया, और जो उनकी बात पे मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूँ कि मेरे बड़े करीबी हैं और बिल्कुल डेली के मिलने वाले हैं, मैं चाचा उनको बोलता हूँ। तो चाचा बता रहे थे कि भाई मैं सोच के तो कुछ नहीं गया, लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ईवीएम में कुछ और ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया, और मेरे से कुछ और दबाने का मन नहीं किया। और मैं बिल्कुल आज सुबह की घटना बता रहा हूँ ये आपको। बिल्कुल ईवीएम का आपने जिक्र किया सर। हरियाणा में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर अगर कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार अगर विधानसभा चुनाव में होती है तो कांग्रेस की यानी कि विपक्ष के जो नेता है वो ईवीएम पे भी सवाल उठाएंगे। मुद्दा ही छीन लिया, तो इतना पहले बता दिया कि भाई तुम बाद में रोओगे, इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम रोने की जरूरत नहीं, नहीं है। उस पे उसको लेकर भी बीजेपी ने सर सवाल किए हैं कि भाई ईवीएम है जो वो हरियाणा में गलत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सही है, कर्नाटक में सही है, जहां सरकार बन रही है वहां सही है, ये मुद्दा उठाएगा। और जयराम रमेश की तरफ से भी कल जो बयान दिया गया उसकी तरफ से भी बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किया गया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा में तो लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो जम्मू है वहां लोकतंत्र जीत गया। तो मतलब बीजेपी ने लोकतंत्र को पहले देखो, मैं मानता नहीं इन बातों को, ठीक है, वोकल वोटर दिख रहा था, वही सर्वे में आ गया, वो सही आ गया। और देखो जो भी सर्वे वर्वे होते, सोनू एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, स्वाति सोनू कह रहे थे कि भाई सर ये जो होता है ना सर्वे पोल वगैरह, अभी वोट पूरी होती नहीं है, लाइन में लोग खड़े होते हैं, उससे पहले सैंपल साइज कलेक्ट हो जाता। देखो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करके इतना बड़ा जो ना राजनीतिक पंडित नहीं बन रहा हूँ कि किसी की फिलॉसफी पे या तरीके पे सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जब लास्ट मिनट तक वोटिंग हो रही है, ठीक है, सैंपल साइजिंग होती है, एक मैथमेटिक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाला जाता है, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन फिर क्यों ना माना जाए कि अगर वोटर खड़ा हुआ है लाइन में, वो सैंपल साइज में आपके आएगा ही नहीं। नहीं, एक और सवाल है सर, उसको लेकर तो मैं कई बार कई चैनलों में पूछता रहा हूँ, ये जो एग्जिट पोल टाइप करते हैं जो लोग, मतलब मैंने जो मेरी जिंदगी है, मैंने भी 8-10 साल हो गए, आपको हो गया, मतलब अब मुझे लगता है, वैसे भी आप दर्शक भी देख रहे हो, तो मुझे एक बार ये बताना कि आपसे आज तक जिंदगी में कोई एग्जिट पोल वाला पूछने आया क्या? क्या सिंगल आदमी से, मतलब सर आपकी लाइफ में किसी से आपसे पूछा कि भाई क्या? फोन पे तो हाँ कई फोन पे तो ठीक है, आए। लेकिन किसी एग्जिट पोल वाले ने बताया मैं इस एजेंसी से हूँ, इस चैनल से हूँ, परफॉर्मा तो मुझे, हाँ परफॉर्मा भरवाया हाँ, और और वो अपने माथे पे कुछ लिखा थोड़ी रहता है हाँ, कि तो व्यापक मेरा ये मैं पूछता रहता हूँ कि हम मेरे से नहीं तो नहीं, आज तक इतना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाते हैं, सैंपल साइज देने की इनकी एक फॉर्मेलिटी है, और इलेक्शन कमीशन तक भी डाटा उस चीज का क्लेम होता है, तो मैं थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स में सवाल जो आपका पहला पॉइंट था वो बड़ा सैलिड था कि भाई वो तो सैंपल साइज में आपके आएगा ही नहीं, जो 5, 5:30 बजे 6 बजे तक खड़ा हुआ है, जो मतदान के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, या कहें कि जो गेट बंद होने से पहले आ गया, तो भाई वो भी तो वोटर ही है ना। स्विंग तो देखो 1% का ही चर्चा हो रही है कि 1% की बिल्कुल प्रतिशत जो वोट है भाजपा को ज्यादा मिली है, 1% कम मिली है, लेकिन आंकड़ा 48 से 50 हो गया, दोनों दलों ने समर्थन भी दे दिया है। ये भी आज की अपडेट है। कांग्रेस पे भी चर्चा करो भाई, जो कांग्रेस की बनी बनाई पिच थी, फिर उसे खोद कौन गया? उस पिच पर जलेबी इन्होंने तली थी, लड्डू वो कैसे बांट गए? वो कह रहे जलेबी भी सिद्धि होगी। बिल्कुल। और तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी आई थी सर जिस टाइम पे मतगणना शुरू हुई थी। अगर हम देखिए जो पहला रुझान आया था उसके बाद जितने भी कांग्रेस के कार्यालय थे, मुख्य कार्यालय, उनमें पटाखे बजने की तस्वीरें आई, ढोल लगाड़ों की तस्वीरें आई, जलेबी बटने की तस्वीर आई। जलेबी है ट्रेंडिंग तो, और कुछ नहीं। स्वाति, पटाखे, ढोल। एक रोहतक का मैं देख रहा हूँ तस्वीरें, शायद हमारे पास आ नहीं पाई, घोड़ी बग्गे हाँ बग गया, तैयार हो गए देखिए थे, सर। वो जा रहे, पूछ के हाँ जी मतलब चल रहे। ये उससे ये जाहिर है, देखो सर कांग्रेस ने जो है वो तैयारी बड़े स्तर की कर रखी थी। हाँ मतलब अगर ये जीत कांग्रेस जीत जाती हरियाणा में, तो कांग्रेस की ये तैयारी थी कि वो इससे आगे के नहीं स्टेट नहीं, में बात वो मैसेज, नहीं है सोनू, रुको रुको रुको, बिल्कुल बात ये नहीं है कि उसके बाद तो करती जोर बल्ला इन्होंने भी किया, मोदी साहब भी गए, अमित शाह साहब भी गए, तमाम लोग
पहुंचे और उन्होंने सेंटर स्टेज पे बीजेपी मुख्यालय से बात ये है कि जब आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है जीत का, तभी आप मिठाई का ऑर्डर भी देते हैं, तभी आप जश्न की तैयारी भी करते हैं। प्रदेश कार्यालय पे अगर तैयारी थी, इनके मुख्यालय पे अगर तैयारी थी, हालांकि कुछ मैं इसमें एक चीज बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगा कि होता है ना ओवर एक्साइटेड जो कार्यकर्ता है वो भी अपनी तैयारियों के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हिंट था कहीं ना कहीं, और हिंट क्या, अब तो साफ साफ से हुड्डा साहब जो थे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कह रहे थे, न्योता दे रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि भाई आप मिठाई लेके चले जाना, आप लोग तो सब जगह जाते हो, तो निश्चित तौर पर मीडिया कर्मी है तो भाई सब जगह जाते हैं। और मैं तो हमेशा इस पूरी चुनाव की चर्चा के दौरान क्या कहता था आप लोगों से, क्योंकि चुनाव आयोग भी यही चाहता है और चुनाव आयोग भी यही कहता है कि भाई हर दल को दिखाओ, थोड़ा थोड़ा बराबर करके हर दल की बात पहुंचाओ। यही मीडिया का, सोशल हो, डिजिटल चैनल हो, कोई भी हो, यही फर्ज है, तो वही हम करते थे। बिल्कुल। और सोनू सर, मेरा एक सवाल आपसे भी है, जिस हिसाब से जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, जब लगातार जो दिग्गज है जनता के बीच पहुंच रहे थे, मतदान की अपील कर रहे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो है जलेबी भेजने का जो बात है वो कही गई थी बीजेपी को, और उसके बाद जब कल चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करती हुई भी नजर आई, उनके लिए जो है पोस्ट भी किया, जलेबियों का इंतजार जो है वो करते हुए नजर आई। बिल्कुल, देखिए तंजबाजी चलती रहती है दोनों पार्टियों की तरफ से, ऐसा होता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने जो एक आत्मविश्वास था, उनको लग रहा था कि उनकी सरकार आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से राहुल गांधी पे पहले तंज कसा था, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था, तो कि हम जीत रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस में थे, और रात 8 बजे हम भेज देंगे। लेकिन वो सत्ता पलट गई, मामला पलट गया, तो बीजेपी वालों ने उस पे एक्स पर लिखा कि भाई जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जी, वो हमारी जलेबी भेज दो। तो भाई कांग्रेस वाले भेज दो, फिर मैंने भी उस पर थोड़ा लिखा कि भाई 500 के लिए क्यों लाना करवा रहे हो, जलेबी तो भेज ही दो। भाई कांग्रेस आजकल तो कोरियर करवा दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। कांग्रेस के हार के कारणों पे चर्चा करें, कांग्रेस के हार के कारणों पे अगर चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर तो थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन कैसे हुआ, सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। और जिस तरह से जो तो वोकल वोटर समझ लीजिए, कोई भी वोटर समझ लीजिए, जो जो कांग्रेस को वोट दे के आया है वो सरप्राइज है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, इतना कन्विंस था उस चीज को लेकर, या जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, या इवन जिसने वोट भी दिया होगा, वो उसको वो पच नहीं रही हार की। अगर जो कहते हैं ना कि जलेबी तो पहुंची नहीं, पचेंगी कैसे, वो हार पच नहीं रही। देखो, जाट वोटों पर भरोसा जरूर से ज्यादा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम जो जाट बहुल सीट थी उन पर सीधी वोट कांग्रेस को पड़ी है। बाडड़ा है, समालखा है, इसराना है, पानीपत ग्रामीण में देखो कितनी बड़ी जीत है। वो भाजपा का जो पूर्व मंत्री थे वो जीते भी हैं, और जीतने के बाद बड़ी संख्या में वोट मिली है। होडल में प्रदेश रिपोर्ट अगर देख रहे थे सर, विजय जैन के जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, 101% दावेदारी वहां के लोग कर रहे थे, सट्टाबाजी का शुरू हो गया था कि हाँ भाई बैट लगा। नहीं, उस पर फिर वोट तो पड़ी है ना। अगर जाट बहुल भी सीट थी, होडल की बात कर लीजिए, होडल में प्रदेश अध्यक्ष थे और अच्छी खासी जाट मतदाता वहां है। रेवाड़ी है, कोसली रेवाड़ी में थोड़ी थोड़ी संख्या में होंगे, नारनौल में, बादशाहपुर में भी थोड़ी संख्या में होंगे, इसके अलावा तो गुड़गांव में ज्यादा है। बरवाला की बात कर लीजिए, गरौंडा की बात कर लीजिए, असंध की गोगी साहब वाली सीट, रादौर, नलवा, उचाना कला आप देख लीजिए भाई, छोटू राम साहब का परिवार। और ये तो ये भी नहीं कह सकते कि शैलजा रूठ गई थी, वहां तो हुड्डा साहब भी पहुंचे थे और वो भी पहुंची थी, शैलजा भी पहुंची थी प्रचार करने। तो उचाना, बहादुरगढ़, राई तो बिल्कुल, सोनीपत जो गढ़ ढहा है उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। राई की बात कर लीजिए, खरखौदा की बात कर लीजिए, सोनीपत की बात कर लीजिए, सफीदों की बात कर लीजिए, जींद की सीट तो बिड्डा साहब ने बिल्कुल पट्टा करा लिया, पक्का वाला जो पट्टा कहते हैं जिसे। उपचुनाव से कहानी शुरू हुई थी, उससे पूरा प्रदेश की राजनीति घूमी एक बार 360 डिग्री पे, उसमें उदय भी हो गया जेजेपी का, लेकिन घूम फिर के कहानी फिर बीजेपी पर आ गई। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ये बताया है, ये तो आंकड़े हैं ही हैं। जिस तरह से कांग्रेस को ये भी उम्मीद थी और हम भी ये उम्मीद तो लगा रखी थी कि विनेश फोगाट को जुलाना से उतारा तो आसपास में उसका असर होगा, लेकिन वो भी असर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गायब रहा है, वो असर नहीं दिखा। और जिस तरह से हम कमियां बता रहे हैं, भाई कांग्रेस अगर ये करती तो शायद कांग्रेस जीत जाती। जो हवाई था, जो माहौल था, बूथ पे कार्यकर्ता नहीं थे, सम्मेलन नहीं था, कोई एजेंडा, पार्टी के लगातार जो है बॉर्डर खोलने वाला जो बयान था, क्या वो जो किसान सेंटिमेंट्स की बात की जा रही थी, उसका एक दूसरा असर तो देखा ही जाता है। भाई किसान जब सड़कें जाम करते हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि भाई एक उसका पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कोई भी आंदोलन हो, पूरा 100% जनता का समर्थन होता नहीं है। कहा कि भाई बॉर्डर खोले जाएंगे, पर्ची खर्ची का बड़ा मुद्दा इसके अलावा रहा। SCS अधिकारी तक भी कहा है पिछली बार, जो कांग्रेस पर आरोप लगाए गए, तो जो 10 साल का राज था उसको लेकर भी निशाने पर साधते नजर आए। और
ये विश्वास ही नहीं दिला पाए। हालांकि मेरिट को लेकर उन्होंने कहा था कांग्रेस ने कि एक जॉब का कैलेंडर होगा और उसके हिसाब से पूरा बताया जाएगा कब भर्ती होगी, लेकिन उतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं रहा कि जब ये मैसेज चला गया 70-72 सीट अगर दे दी जाएंगी, हुड्डा साहब बांटेंगे तो सीएम तो हुड्डा साहब बनने वाले हैं, तो बाकी जो चेहरे थे या फिर बाकी जो जातिगत समीकरण थे वो धराशायी हो गए। बिल्कुल उसका असर देखने को मिला है सर। कहीं ना कहीं नाराजगी थी और ये लोगों को, जनता के बीच में मैसेज चला गया था। और जिस तरह से मैंने ही बताया कि बीजेपी ने भी संगठन लेवल से भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई अगर इनकी सत्ता आई तो सीएम हुड्डा ही होंगे, और ये मैसेज देकर। और जो हुड्डा से नाराज थे, जो भी अलग अलग समुदाय के लोग थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा किया गया कि हुड्डा आए तो ये होगा। जैसे किया जाता, जमीन किसानों को, जमीनों को लेकर डराया गया, दलितों को जिस तरह से याद दिलाया गया कि मिर्चपुर कांड है, गोवाना कांड है, वो याद दिलाए गए जो बीजेपी एजेंडे उठाती रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे थे। और सबसे बड़ा मुद्दा है सर कांग्रेस का, हम भी देख रहे हैं कि एक संगठन का विस्तार न हो पाना, ये तो बहुत बड़ा संगठन के आप फेलियर है पूरे कांग्रेस का। 5 साल तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन संगठन का काम जिस दिन पोलिंग होनी है, जिस दिन काउंटिंग होनी है, उस दिन तो डेडिकेटेड संगठन जिसकी जिम्मेवारी होगी, उसके बिल्कुल। लीडरशिप हायर की सेट नहीं होगी, तो भाई और किसी दिन आप मत करो रैली रैली तो हो जाया करती है। लेकिन बूथ मैनेजमेंट के लिए तो देखो कोई लीडर्स की हार पर चर्चा करेगा, कोई किसी की तारीफ करेगा। निश्चित तौर पर इसमें लीडर्स के चेहरे भी होते हैं और नायाब सैनी का चेहरा खुलकर सामने आया, निखर कर आया। लेकिन मैं एक कमेंट जरूर इस पर आप दोनों के सामने करना चाहूंगा। एज ए पार्टी, हालांकि मैं ही उस दिन पहले तक तंज कर रहा था कि दिख नहीं रहा, और ये सच है, दिख वाकई नहीं रहा था। जितना काम सोनू साइलेंटली हुआ स्वाति, इतना शोर शराबा और ढोल के साथ उन लोगों ने काम नहीं किया। तो एज ए पार्टी भी भाजपा ने कांग्रेस को चारे खानों चित किया है। अब मीडिया मैनेजमेंट की बात कर लें तो ठीक है, एड प्रचार प्रसार जो विदिन नियम होता है वो होता है। वो कमान हरियाणा की किसी भी जो लीडरशिप है, प्रदेश अध्यक्ष को भी अगर मैं यहाँ कहूँ तो साफ तौर पर होगा, वो भी डिपेंडेंसी हुड्डा साहब पे ज्यादा थी। एक जो पीसीसी होता है और पीसीसी के जो पदाधिकारी होते हैं, वो ओवर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं सेंटर पे थी। और सेंटर की जो कांग्रेस लीडरशिप है वो, या उनके अंडर जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को बाय करना है, अपनी बात का प्रचार प्रसार करने का, और जितना विदिन नियमों के मुताबिक होता है, जो कमर्शियल्स होते हैं और विदिन नियम के हिसाब से चलते हैं, तमाम जगह प्रचार की सामग्री भेजी जाती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो नजर आई, ठीक है, लोग गए होंगे, जो कार्यकर्ता पूरी तरह से है नहीं, जो जीत लड़ रहा है चुनाव उसके तो निजी हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एज ए पार्टी भी कांग्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी रीचिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक ये जो जिसको कांग्रेस उपलब्धि बता रही थी, मुझे लग रहा सर ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जोखिम बना। जिस तरह से उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा देना, 2500 के करीब आवेदन आए और हर इलाके से आपने उम्मीदवार तैयार कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं जब टिकट नहीं मिलती है तो वो होता है। लेकिन अगर ये संगठन का विस्तार हो जाता, तो भाजपा में भी थे ना, भाजपा ने भी तो भाजपा बनाया। अरे देखो उसका बयान देखो, वो 2800 है, हमने आंकड़ा दिखाया। वो ठीक है, उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। ये मैंने सवाल किसी से पूछा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी, उससे भी, कि आप लोग आंकड़ा नहीं बताए। कर हम कांग्रेस वालों को कांग्रेस के हिसाब से जवाब नहीं देंगे, हमारे पास कितने आए। बागियों वाला मैटर मैं नहीं मानता, क्योंकि बागी तो भाजपा में भी भर भर के थे। अब सावित्री जिंदल को देख लीजिए, अरे रामविलास शर्मा इनके पार्टी के स्थापक, जिन्हें हरियाणा का आडवाणी कह के भी लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने स्थापित की थी, और जो जीत कर आए हैं, जो साहब अपना कवर यादव साहब जिनका नाम है महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा के, वो तो मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं पुष्टि हालांकि नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सुना वो कह रहे हैं उन्होंने मदद नहीं की, वो तो इलेक्शन जीतने के बाद का वीडियो है ना वो। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई मदद नहीं की तो फिर नामांकन वापस लेना भी तो एक तरह की मदद हो। चुनाव लड़ते तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करते, और उनकी जो जीत का मार्जिन है वो नहीं, पॉइंट इसमें ये था कि ऐसा नहीं है कि बागियों का मुद्दा या ज्यादा आवेदन का मुद्दा, सिर्फ बात इसमें ये है सर, बागियों की नहीं है। जून साहब की बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। बात ये थी कि अगर आपके पास संगठन है तो आप जिसका विधायक बनने का सपना है, आप उसको जिला अध्यक्ष बना सकते हो, उसको हल्का अध्यक्ष बना सकते हो, उसको युवा का अध्यक्ष बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी में एडजस्ट हाँ वो एडजस्ट किया जा सकते हैं संगठन के तौर पे। सरकार आए तब तो आप 50 जगह से कर सकते हो। तो वो संगठन ना बनने की वजह से ये अंदर खाने जो देखा जाए तो बहुत से जो है नुकसान है, जिनको हम सेट कर सकते हैं कार्यकर्ताओं अब को। इसका एक तोड़ ये भी है ना, संगठन नहीं, कुछ भी नहीं, और फलाना फिर भी 37 सीट आ गई। और फिर भी एक और चीज भी है सर, ये साफ तौर पे ये भी बोलते हुए नजर आते हैं, हर्ष शिकारा का अगर हम जिक्र करें, वो गुहाना से जो है टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अमीर जो लोग हैं उनको टिकट कांग्रेस बांट रही है, पैसे वाले लोगों को। आसपास की सीट तक मैसेज चला गया क्या ये चिकारा वाला जो मैसेज था भाई, सोशल मीडिया का तो बड़ा वो वायरल आदमी है वो।
आसपास की। तो ठीक है, कांग्रेस की हार की तमाम ऐसी वजह रही जिस पर रीथिंक करना होगा। और शैलजा मैडम को भूल रहे हो आप, हुड्डा साहब की ज्यादा टिकटें तो हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, उदयवान साहब पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शैलजा मैडम की जो इंटरव्यूज की जो टाइमिंग है, क्या वो सवालों के दायरे से बाहर है सोनू? बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने असंध में एक तरह से हाथ मिलवाए थे दोनों के, लेकिन मैसेज देने की कोशिश की गई थी, तो वो मैसेज भी जमीनी स्तर पर काम नहीं आया। अब एक तंज मैं भी कस दूं असंध बिल्कुल। वाली सीट को लेकर। असंध वाले जो कैंडिडेट थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था, और निश्चित तौर पर मैंने पूछा था, मैंने तो सवाल अपने वाजिब तरीके से पूछे कि अगर आप जीतते हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा था भाई, राहुल गांधी साहब अभी 5-5 सीट जीतती है लोकसभा में, तो जीतने के चांसेस है, तो क्या रहेगा? उन्होंने कहा असंध को भी मंत्री की जरूरत है, और ऑफ कैम रिकॉर्ड बात हुई थोड़ी बहुत। तो गोगी साहब बुरा मत मानना, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो फिर मैं बता ही देता हूँ। गोगी साहब आपसे नहीं सर, हुड्डा साहब से माने बैठे हैं, तो गोगी साहब नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, तो होता है नाराजगी तो भाई, हार के बाद तो कलेश ही हुआ करते हैं, बिल्कुल। भूखे पेट तो भजन नहीं हुआ करते। गोगी साहब की मंत्रालय की चाहत पता कौन सी थी? करे पीडब्ल्यूडी ठीक रहेगा, और यहाँ के हिसाब से जो वो है। और देखो, रिजल्ट से पहले लॉबिंग शुरू हो गई थी, और मैं बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। कई विधायक जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, विधायक बनने के साथ ही दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं बैठने शुरू हो गए थे। वो अपने काउंटिंग से पहले अगर दिल्ली में आ रहे थे, तो किस वजह से आ रहे थे, थोड़ा समझ में दो चार तो थे, एक आध मैंने देखा है, बात की है, तो एक आध का तो मैं नाम ले सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ सीएम की कुर्सी के दावेदारों को नहीं था। शैलजा मैडम ने इतने इंटरव्यू दिए, हुड्डा साहब ने इतने इंटरव्यू दिए, दीपेंद्र सांसद ने भी भाई इतने इंटरव्यू दिए, बाकी चीज हुए, ये टीवी पे बना रहे थे के? तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरह से अगर एकजुटता दिखती तो वोटिंग भी हो चुकी थी, उसके बाद भी जो इंटरव्यू देने का सिलसिला था वो जारी था, वो रोक सकते थे, पार्टी चाहती तो उसपे हो सकता था कि ऐसे बयान ना दिए जाएं जिससे कोई दिक्कत हो। अगर सत्ता बनती तो भी दिक्कत आनी थी, क्योंकि वो बयान ऐसे ही दिए जा रहे थे, तो जिससे एक समाज है वो नाराजगी बढ़ी है उस समाज में, उस समाज के जो मन के अंदर था वो नहीं निकाल पाई कांग्रेस। हालांकि बयान देने की कोशिश की गई, हुड्डा साहब ने भी बोला, और जिस उम्मीदवार के वहां पे घटना है उसने भी स्पष्टीकरण दिया, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हावी रहे। नारनौल से जो शुरू हुई कहानी, बिल्कुल वो तो, और देखो ये भी बड़ा गजब हुआ है, जिस जिस विधानसभा से कोई घटना हुई, उसका उस विधानसभा के उम्मीदवार पे अपने फायदे के लिए तो भले ही उसने बोल दिया हो, आसपास के जिलों में भी। और आज का टाइम देखो भाई, ज्यादा बड़े तो आप राजनीतिक पंडित नहीं है, 4 इलेक्शन करीब करीब कवर किए हैं, 9, 14, 19, 24, तो जितने भी हो गए गिन लो आप। तो इसमें एक चीज बहुत है कि कोई आज की डेट में, खासतौर से 2024 में, समझे कि मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूँ या कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हूँ या कोई छोटी पब्लिक मीटिंग ले रहे हो, आप सब लोग नेताओं के लिए भाई आप ज्यादा बड़े सीनियर नहीं बना करते। एक ही तो सीख है कि कैमरा जब चल रहा है या मोबाइल जब चल रहा है, आप अपने घर के ड्राइंग रूम से या आप अपने घर के बेडरूम से बाहर निकलकर जनता में गए, अपने कार्यकर्ताओं में गए, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई कैमरा जरूर चल रहा होगा और कुछ बच नहीं पाता। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसका असर उस सीट पर तो भले ही किसी को फायदा पहुंचा दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी के तौर पर। मुझे एक अंदरूनी जानकारी ये भी है कांग्रेस को लेकर, शुरुआत में जब ये बयान आए थे, नीरज शर्मा के बयान से शुरू हुआ, संध वाले बयान से शुरू हुआ, ये भी कहा गया उसमें कि भाई हमने सबको अलर्ट कर दिया है, कुछ अलर्ट करने वाले लोग तो थे, और हमने कहा सर ये तो उदयवान जी का भी एक और प्रदेश अध्यक्ष का अलर्ट कहाँ गया वो अलर्ट? हाँ, वही मैं सवाल है कि अलर्ट कौन कर रहा है फिर जब प्रदेश अध्यक्ष, तो ये मुझे लग रहा था ये तो पार्टी का एक एजेंडा था, मुझे जहां तक लग रहा है, जिस तरह नैरेटिव चला जा रहा, सिलसिलेवार ऐसे बयान आए थे, और ये सीनियर नेताओं की तरफ से, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार टिकट लेके आया है और वो ये उदयवान जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान, बिल्कुल, चलो जो भी है, हार के तो भाई 100 रार होती है। मैंने कहा ना, एक सॉफ्ट सा कमेंट कर दिया मैंने इस बीच में कि ना संगठन ना कुछ भी, फिर भी 37 सीट जी, तो लोग और लोगों के भरोसे ज्यादा नहीं थी कांग्रेस। 37 सीटें भी, ये भी कांग्रेस को मानना चाहिए, जो 37 सीटें आई हैं, ये जहां तक आपने भी देखा ग्राउंड स्तर पर पब्लिक ने चुनाव लड़ा है, ये हुड्डा साहब ने खूब माना है, और ये जनता ने जो चुनाव लड़ा है कांग्रेस का, एक तरह से जो बीजेपी में नाराजगी थी, तो सीटों को बढ़ने का पीछे का यही जो है वो राज है, कहीं कैप्चर तो नहीं कर पाए ना उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो विषय पे हमने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांसेस किस चक्कर में हुए, जीतती कैसे पार्टी, सत्ता में कैसे तीसरी बार अपनी सरकार लाने में सक्षम हो पाई, और कांग्रेस किन कारणों से हारी, चाहे वो गुटबाजी हो, राहुल गांधी के संग में हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलाते हुए नजर आए, लेकिन वो हाथ हरियाणा की जनता तक नहीं पहुंचा पाए, हरियाणा की जनता से वो हाथ नहीं मिल पाया, ना विश्वास जनता पे वो जो जनता का है पूरा कांग्रेस पर हो पाया, क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं इस हिसाब से तो कांग्रेस जो है तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। बहरहाल जो है लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तमाम इल्जामात भी लगाए जाएंगे कि पार्टी क्यों हारी और किस
पार्टी के सत्ता में आने से किस पार्टी को नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये भी तमाम विषय जो है हरियाणा की राजनीति में लगातार बने रहेंगे। तो तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे लिए लगातार जुड़े रहे करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपकी हरियाणा की राजनीति के इस नतीजों पे क्या कुछ राय है। तो अब तक के इस प्रोग्राम में हम अभी विराम करते हैं और तमाम खबरों के लिए आप इन खबर के साथ जुड़े रहिए, इन खबर हरियाणा देखते रहिए। राम राम। राम राम।